अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 11 को। देखते हैं इसकी हेडिंग क्या है। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग यानी रीड करना, किसी चीज़ को पढ़ना आपकी इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि आपकी स्टडी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सम टाइम आपको रीडिंग की वजह से इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी अगर आपसे अच्छी तरह से एक पैसेज नहीं पढ़ा जा रहा या आपको सही वर्डिंग की मीनिंग का नहीं पता तो आपको पैसेज की समझ नहीं आ रही होती। तो यही वजह है कि इससे आपको समझ नहीं आता कि मैंने अपनी एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। तो रीडिंग को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ के, कोई न्यूज़पेपर है, कोई नॉवल है इंग्लिश का, उसको पढ़ें, अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करें ताकि आपको समझ आए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रीडिंग के बारे में। उसके अलावा जब भी कोई राइटर कोई चीज़ लिखता है, कोई भी चीज़ क्रिएट करता है, कोई भी स्टोरी, कुछ भी बुक कोई भी लिखता है तो वो अपने माइंड में कोई कॉन्सेप्ट रखता है। यानी वो कॉन्सेप्चुअल बेस पे अपनी स्टोरी को या अपने ऐसे को किसी भी चीज़ को कवर करता है। यानी उसमें जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको उसमें कोई पर्पस नज़र आ रहा होता है, आपको उसमें कोई एटीट्यूड नज़र आ रहा होता है, उसकी एक टोन नज़र आ रही होती है, कोई एक्सप्रेशंस, कोई फीलिंग्स। और एक कामयाब राइटर वही होता है जो अपनी इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पूरा कर सके। यानी जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें शुरू में पता चलता है कि पहले उसके कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस स्टोरी में जो मेन बात होती है उसकी तरफ फोकस किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपको एक स्टोरी में कोई भी बात है या कोई भी मकसद है डायरेक्ट नहीं बताया जाता। पहले उसके कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फिर उनसे क्या काम लिया जा रहा है या वो क्या काम कर रहे हैं, हमें राइटर क्या समझाना चाहता है, उनके थ्रू वो हमें वो बात कन्वे करता है। और उसका स्टाइल ऐसे होता है कि उससे एटीट्यूड भी ज़ाहिर हो रहा होता है, फीलिंग्स भी ज़ाहिर हो रही होती हैं, एक्सप्रेशंस भी नज़र आ रहे होते हैं और एक टोन भी पता चल रही होती है कि ये किस टोन की स्टोरी है। यानी इसमें कोई खुद पसंदी दिखाई जा रही है या फिर कोई आप कह सकते हैं कोई इखलाकी बात है, मॉरल, कोई आपको कुछ समझाना चाह रहा है, इस तरह की कोई भी बात। ठीक है, ये सब जो फुल पैसेजेस में आपको उसने रीडिंग और राइटिंग की क्वालिटीज़ बताई हुई हैं। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट क्या है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको उस पर समझ की भी अप्रोच होनी चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो भी कम्प्रीहेंशन आ रहा है या जो भी ऐसे आ रहा है वो किस बेस पे है, उस पर क्या आपको बताया गया है, उसका मकसद क्या है, उसको आपने समझना है, उसको विजुअलाइज करना है। आपको फिर ही समझ आएगा कि आपने इसको कैसे प्रैक्टिकली हैंडल करना है। यानी उस पैसेज के बाद आपके पास जो एक्सरसाइज आ रही है आप उसको इसी भी आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपको पैसेज की अच्छी तरह से समझ आएगी। तो उसके बाद क्या होता है, जब आपको पैसेज दे दिया जाता है उसके बाद क्या है कि काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जब भी आपको पैसेज दिया जाता है तो उस पर आपको कुछ क्वेश्चंस को फॉलो करना होता है। आपको पैसेज पढ़ के पता चलता है कि मैंने इसमें से क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और मुझे उसकी बेस पे कैसे एक्सरसाइज फॉलो करनी है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहले क्या है मीनिंग। मीनिंग क्या है कि अगर आपको कोई भी वर्ड्स दे दिए गए हैं, उसमें से कोई फ्रेज दे दिए गए, आपको पूछा जाता है कि इस वर्ड का मतलब बताएं। तो अगर आपने अच्छी तरह से कोई पैसेज पढ़ा, अगर आपको पता चला कि उसमें एक वर्ड एग्जीक्यूट यूज़ हुआ है तो उसका आपको समझ होगी, आपको उसका मीनिंग आता होगा, तो ही आप बता सकते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या है या इसका मीनिंग क्या है या इसका एंटोनिम्स क्या है। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड क्या है। तो ये आपकी जो मीनिंग सेंस है ये क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होते हैं, जो भी उसने आपके साथ हकीकत शेयर की हुई है, जो भी पैसेज में उसने आपको बताया हुआ है, आपको वो समझना है कि कैरेक्टर जो भी उसने यूज़ किया है राइटर ने, उसके बारे में वो क्या बात कर रहा है या उस एक कैरेक्टर अगर उसने कोई भी सिंगल पर्सन यूज़ किया तो उसका काम क्या है। उसके बाद क्या है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। इसमें क्या है कि आपको पढ़ना पड़ता है कि राइटर आपको कैसे लाइन टू लाइन आपको समझा रहा है। ठीक है, वो आपको डायरेक्टली एक बात नहीं बताएगा बल्कि वो आपको पॉइंट्स के साथ, आपको डिटेल के साथ बताएगा कि वो अपने कैरेक्टर के बारे में क्या पर्टिकुलर बात करना चाहता है, उसका मकसद क्या है, वो क्या वर्ड्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं कि जैसे अगर कोई वो किसी टेररिस्ट के बारे में बात कर रहा है या फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो डायरेक्टली बात नहीं करेगा, पहले उसका एटीट्यूड दिखाएगा, यानी उसका बिहेवियर शो करवाएगा, उसकी बातें आपके साथ, उसकी बातें, कोई भी उसका बैकग्राउंड शेयर करेगा, फिर वो आपको उसकी असल जो भी उसका मकसद है या जो भी उस स्टोरी का पर्पज़ है वो आपके साथ शेयर करेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेटाफोरिकल लैंग्वेज। ये क्या होता है, इस्ताआराती ज़ुबान। यानी कि आपने अगर कोई चीज़ को डिस्क्राइब किया है किसी भी कैरेक्टर को, तो आप उसको किसी चीज़ से तशबीह दे रहे हैं, यानी उसको किसी चीज़ से आप रेफ़र कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे है। जैसे हम कहते हैं कि ये तो हवा से भी तेज़ बोलती है, तो आपने इसमें आरा लिया, यानी अपने हवा से तेज़ी को आपने किसी भी के बोलने से रेफ़र कर दिया कि उसको आप बात को समझाने के लिए आपने ये चीज़ हेल्प के लिए ली कि हवा से तेज़ की तरह ये बोल रही है। इसी तरह उर्दू में आपने एक वर्ड पढ़े होंगे
ग्रामर में कि इस्तारा भी होता है, इस्ताराती ज़ुबान होती है जो कि तशबीह के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें इशारे दिए जाते हैं, किसी चीज़ को समझाने के लिए किसी दूसरी चीज़ का रेफरेंस दिया जाता है। तो वही इसी में ये बात कर रहे हैं कि जब भी राइटर कोई भी अगर कोई चीज़, कोई भी पैरा, कोई भी स्टोरी यूज़ कर रहा है तो वो उसमें क्या करता है, उसमें एक इस्ताराती मेटाफोरिकल लैंग्वेज ज़रूर यूज़ करता है। उसका वे ऐसा ही होता है कि वो आपको बताना चाहता है कि अगर मैं ये कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको किस चीज़ से आपको समझा रहा हूँ, किस चीज़ से उसको एग्जांपल आपको कन्वे कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद 4 क्या है, स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है, वो डिफरेंट वे से आपको बताता है कि फैक्ट्स क्या है, इसमें क्या चीज़ मैंने अचीव करनी है या आपको समझानी है, या फिर वो कोई भी स्टाइल चूज़ कर रहा है। जैसे उसने इसमें कोई फ्लावर्स का, कोई वेदर का या कोई भी नेचर का सीन लिया है तो वो उसको अपने स्टाइल से डिस्क्राइब करेगा, यानी वो स्टाइल उसमें कॉपी करेगा कि मैंने नेचर के ज़रिए अपनी चीज़ को समझा रहा हूँ, या मैं एक अफेक्टिव तरीका वो ले रहा होता है आपको समझाने का। तो ये चीज़ मैटर करती है स्टाइल में कि राइटर का स्टाइल कैसा है, वो क्या चीज़ पिक कर रहा है। जैसे अगर वो किसी ब्यूटी के बारे में लिख रहा है तो वो उसके बारे में क्या चीज़ें पिक करेगा, ठीक है, उसमें अपना वो स्टाइल कैसे लेगा कि उसको ब्यूटी को कैसे डिस्क्राइब करेगा, नेचर को कैसे डिस्क्राइब करेगा, या वो किसी चीज़ की किसी बदसूरती को जाहिर कर रहा है तो उसको किस चीज़ों से तशबीह देके, यानी उसको इस आरे में किस तरह यूज़ करेगा, वो अपना स्टाइल आपको दिखाएगा अफेक्टिव तरीके से। उसके बाद क्या होता है, समरी। समरी में क्या होता है, वो अपने फैक्ट को कंक्लूजन की तरफ लेके आता है, यानी उसको कंक्लूड करता है। वो बताना चाह रहा होता है कि मैं अब इस डिटेल को सम अप करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे आपको वो अपना फाइनल ओपिनियन या जो भी उसका रिजल्ट आता है वो आपके साथ शेयर करता है। उसके बाद क्या होता है, ओपिनियन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपसे किसी पैसेज के बारे में पूछा जा सकता है कि आपको इसके बारे में क्या राय है, जो आपने पढ़ा है आपको इससे क्या लगा। जैसे कोई भी राइटर अगर एक मोरल स्टोरी दे रहा है, मोरल स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा है, पैसेज अगर आपको कोई मोरल पैसेज पेपर में आ गया तो वो आपसे कह सकते हैं कि आप इसकी समरी लिखें, यानी इसको अपने वर्ड में कंक्लूड करें, या इसमें राइटर ने जो स्टाइल पिक किया हुआ है उसको कंक्लूड करें। जैसे उसने आपको कोई भी मॉरल बात, कोई इखलाकी बात समझाना चाहिए, जैसे स्टोरीज होती थी अर्ली क्लासेस में, गरूर का सर नीचा, या इस तरह थर्स्टी क्रो, और भी बहुत सारी आपने इस तरह की, जैसे आप अपनी इंग्लिश की जो बुक्स हैं उसमें आप जो स्टोरीज पढ़ते हैं वो बेसिकली मॉरल स्टोरीज होती हैं। क्वेश्चन पेपर में ये बात पूछ सकते हैं कि ये स्टोरी है, ये इसका टाइटल है, आप इसकी समरी बताएं, या आप इस पे ओपिनियन दे कि आपने ये पढ़ा है तो आपको क्या लगता है कि राइटर ने आपको क्या बात समझाना चाहिए, या किस चीज़ की तरफ इशारा है, या इसमें क्या चीज़ उसने आपको बताई है कि आपके लिए नुकसानदेह है या फ़ायदा मंद है, आपको क्या इससे पता चला है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिसनिंग। लिसनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो उसके साथ ही आपको लिसनिंग का कॉन्सेप्ट भी, यानी सुनने का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। रीडिंग और लिसनिंग का बेसिकली आपस में कह सकते हैं समझौते का एक रिलेशनशिप होता है, समझ का रिलेशनशिप होता है। यानी अगर आप सक्सेसफुली किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं और उसको अपने माइंड में उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने आपको ये टेबल दिया है, लिसनिंग मार्कर्स हैं, यानी लिसनिंग के जो निशान है। आप जैसे आपको कोई भी पैसेज दिया हुआ है उसमें सम टाइम 1 2 3 यूज़ किया होता है, ठीक है। सम टाइम उसकी जगह 1 2 3 एटसेट्रा यूज़ किया जाता है। फिर उसको उसी लैंग्वेज में किसी और तरह से फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे भी कह सकते हैं इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस, यानी अगर उसने 3 चीज़ों को दिखाना है तो उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कह दिया और बाद में उसको प्लेस कह दिया, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस की बजाय, ठीक है। इसी तरह बाकी वर्ड्स हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ों को कवर अप करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद क्या सैम्पल पैराग्राफ है, यानी आपके साथ एक पैराग्राफ का सैम्पल यहाँ पे शेयर किया गया है कि आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें, उसको समझें, उसमें जो भी बात हुई है आप उसको पढ़ के उसकी फिर एक्सरसाइज सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे उन्होंने आपको एक्सरसाइज भी दे दी कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें आप बता सकते हैं कि अगर उसने कोई नंबर्स या कुछ भी चीज़ें इसमें यूज़ की हैं तो आप उसमें बता सकते हैं कि उसने कैसे यूज़ किया। उसने ये नंबर्स पे है पैसेज, तो आपको बताना है कि इज़ 1 नंबर लेस दैन अदर, कि पहला नंबर जो है वो दूसरे से छोटा है, या तो 2 नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, या एक नंबर दूसरे से बड़ा है। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि उसने फर्स्टली, सेकेंडली या किस तरह उसने नंबर्स को रेफर किया हुआ है। उसके बाद उसी तरह दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें उसने आपको फिल इन द ब्लैंक दी है कि आप पैसेज पढ़ें और इसको अप्रोप्रिएट लिस्टिंग मार्कर से इसको फिल अप करें, यानी जहाँ पे आपको यूज़ हो रहा है कि आपने फर्स्ट यूज़ करना है वहाँ पे फर्स्ट यूज़ करें, जहाँ पे 1 आपको फील हो रहा है वहाँ पे 1 यूज़ करें,
आपको जहाँ पे 1 2 3 इस तरह से रेफ़र करना आ रहा है तो आप उसको उस तरह से रेफ़र करें, ठीक है। तो ये आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो उसी की बेस पे ये एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक है जो आपने फॉलो करनी है। ये आपका कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, यानी आपको समझ होनी चाहिए कि मैंने जब पैसेज पढ़ना है तो मैंने उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, मुझे उसकी सारी समझ आनी चाहिए कि राइटर मुझे क्या बताना चाह रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें उसने शेयर की हैं, अगर उसने कोई नंबर शेयर किया हुआ है, अगर उसने कोई लॉजिक शेयर किया हुआ है, अगर उसने कोई डेट्स कोई हिस्ट्री की शेयर की हुई है, तो आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब भी पेपर में पैसेज आए उसको 2-3 दफ़ा रीड आउट करें, उसके मतलब को समझें, फिर उसको सॉल्व करना शुरू करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप जल्दी से एक पैसेज को रीड करते हैं, आप हाँ मुझे तो पता चल गया, लेकिन बाद में जब आप दोबारा उस पर उसको आप रिकैप करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो आपको कुछ और उसमें बेहतरी नज़र आती है, कुछ और चेंजिंग आपको नज़र आती है, या आपको वो लगता है ऐसे कि ये आंसर नहीं था, इसका करेक्ट आंसर ये हो सकता था। तो उससे बेटर है कि आप जल्दी जल्दी फील करें, आप उसको अच्छी तरह 2-3 दफ़ा पढ़ें, उसको समझें, फिर उसको फिल आउट करें, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको कम किया जा सके, यानी उनके चांसेस कम से कम हो। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।